हम आर्थिक भूगोल कर रहे थे। आर्थिक भूगोल में हम लोगों ने संसाधन कर लिया था, संसाधन का डिस्क्रिप्टिव कर लिया था और एमसीक्यू भी कर लिया था। संसाधन का एनसीईआरटी बाकी रह गया था, एनसीईआरटी हमने नहीं किया था। तो जो एनसीईआरटी है समकालीन भारत पार्ट 2, उसमें एक चैप्टर है खनिज और ऊर्जा संसाधन। आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। खनिज और ऊर्जा संसाधन आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे। और आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो हर लाइन से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और ये वहीं से क्वेश्चन है, तो और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दंत मंजन में नहीं पाया जाता है। दंत मंजन में लिखा है कि कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। दंत मंजन जो टूथपेस्ट होता है उसमें कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए सिलिका। सिलिका की बात करें तो सिलिका और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, चूना पत्थर और विभिन्न फॉस्फेट ऐसा कुछ खनिज हैं जो स्वच्छता में हेल्प करते हैं, जो स्वच्छता में मदद करते हैं। तो सिलिका दंत मंजन में डाला जाता है, सिलिका दंत मंजन में पाया जाता है। ऑप्शन बी देखिए फ्लोराइड। फ्लोराइड तो फ्लोराइड जो है ये दांतों को गलने से रोकता है, दांतों को गलने से ये हेल्प करता है और पीलेपन को भी हटाता है दांतों पर से। तो जो फ्लोराइड है ये फ्लोराइट नामक खनिज से प्राप्त किया जाता है। फ्लोराइट नामक खनिज से फ्लोराइड प्राप्त किया जाता है, जो दंत मंजन में एक आवश्यक अवयव के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन सी जो है टिटेनियम ऑक्साइड। ऑप्शन सी है टिटेनियम ऑक्साइड। टिटेनियम ऑक्साइड ये दंत मंजन को सफ़ेद बनाता है। जैसे कोलगेट देखिए, कोलगेट सफ़ेद कलर का होता है, तो उसमें टिटेनियम ऑक्साइड डाला जाता है, ये दंत मंजन को सफ़ेद बनाता है। और दंत मंजन को में जो चमक होती है, जो वो चमकता रहता है, सफ़ेद सफ़ेद चमकता रहता है, तो सफ़ेद तो टिटेनियम ऑक्साइड से होता है और उसमें जो चमक आता है वो अभ्रक के द्वारा लाया जाता है। उसमें जो चमक होता है वो अभ्रक के द्वारा लाया जाता है। ब्रोमाइड का कोई भी यूज़ नहीं होता है दंत मंजन में, ब्रोमाइड का कोई भी यूज़ नहीं होता है दंत मंजन में, तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पूछा गया है कि दंत मंजन में क्या नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, तो ब्रोमाइड ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों के रूप में आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में मिलता है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में मिलता है। तो अगर ऑप्शन ए देखें जिप्सम और ऑप्शन सी देखें पोटास, तो जिप्सम और पोटास जो है ये रूपांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं और सादी चट्टानों में, और सादी चट्टानों के परतों या संस्तरों में ये पाए जाते हैं। और ऑप्शन बी देखें जिंक, जबकि जो ऑप्शन डी देख लेते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट धरातलीय चट्टानों में जो घुलनशील तत्व हैं उनके घुल जाने के पश्चात बॉक्साइट के खनिज ये ऊपर रह जाते हैं और फिर इन्हें निकाल लिया जाता है। और जो जिंक है ये जिंक, जैसे जिंक, जस्ता, तांबा, सीसा, ये गहराई में पाए जाते हैं और ये अत्यधिक दबाव और ताप के कारण पिघल जाते हैं। पिघली हुई अवस्था में जब ये ऊपर की तरफ प्रवाहित होते हैं तो ये आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों की दरार ऊपर की तरफ प्रवाहित होने के क्रम में ये ठंडे हो जाते हैं, और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो दरारों, जोड़ों, भ्रंशों में ये ठंडे होकर वहीं जम जाते हैं। तो जो जिंक है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके अलावा जिंक के अलावा आप जस्ता, तांबा और सीसा को भी याद रखेंगे। जिंक, जस्ता, तांबा और सीसा ये भ्रंश आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के जोड़ों, भ्रंशों में और दरारों में पाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रैट होल खनन किससे संबंधित है। रैट होल खनन किससे संबंधित है। तो रैट होल एक खनन का प्रकार है। जब हम खनन का प्रकार पढ़ेंगे तब हम उसमें देखेंगे, आगे हम खनन के अन्य प्रकार के बारे में अच्छे से बात करेंगे। अभी हम रैट होल देखते हैं। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीयकृत खनन एजेंसियों द्वारा, ऑप्शन बी है समुद्र तटीय रेल खनन कंपनियों द्वारा, और ऑप्शन सी है स्थानीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी है राज्य सरकार के अधीन सरकारी खनन उद्यमों के द्वारा। तो जो खनिजों का तो राष्ट्रीयकरण हो गया है, उसके बावजूद जो उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्र हैं, उस इलाके में जो खनिज पाए जाते हैं उनमें उनका व्यक्तिगत स्वामित्व या फिर परिवारों का स्वामित्व होता है। मेघालय में जोबाई और चेरापूंजी में कोयला, लोहा, चूना पत्थर और डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं और उनमें परिवारों का
परिवारों का स्वामित्व होता है या फिर व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, और वो क्या करते हैं कि कोयले को निकालने के लिए वो एक लंबी सुरंग बनाते हैं, एक लंबी सकरी सुरंग बनाते हैं और उससे कोयले को निकालते हैं। तो इस जो लंबी सकरी सुरंग के द्वारा कोयले को निकाला जाता है, इसी को रैट होल खनन कहते हैं, इसी को रैट होल खनन कहते हैं। तो ये स्थानीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी देखिए, स्थानिक पारिवारिक सदस्यों द्वारा इसका स्वामित्व होता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक लौहांश कौन से लौह अयस्क में पाया जाता है। सबसे अधिक लौहांश की बात की गई है। लौहांश कौन से अयस्क में पाया जाता है। लोहे के अयस्क दिए गए हैं और पूछा गया कि किस में सबसे अधिक लौहांश पाया जाता है। तो हम लोगों ने जब आर्थिक भूगोल का लेक्चर 1 किया था, भारत का खनिज संसाधन, तो उसमें हमने मैग्नेटाइट और हेमेटाइट पे डिटेल वार्ता की थी, और उसमें मैंने बताया था कि भारत के कौन से इलाके में मैग्नेटाइट पाया जाएगा और कौन से इलाके में हेमेटाइट पाया जाएगा। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें डिटेल बताया गया है। तो यहाँ सबसे अधिक लौहांश की बात की गई, तो देखिए मैग्नेटाइट में 70% लौहांश पाया जाता है और हेमेटाइट में 50 से 60% लौहांश पाया जाता है। 50 से 60% लौहांश पाया जाता है। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नेटाइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मयूरभंज और क्योंझर या केंदुझर लौह अयस्क खदानें भारत के किस राज्य में हैं। तो भारत में लौह अयस्क खदानों की 3 पेटियां हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 पेटियां हैं लौह अयस्क खदान की। पहली उड़ीसा झारखंड पेटी, उड़ीसा झारखंड पेटी, और दूसरा है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, और तीसरा है बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। और इसके अलावा महाराष्ट्र और गोवा पेटी भी है जो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें उत्तम प्रकार का कोयला नहीं मिलता है। मेनली यही 3 जो पेटियां हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, उड़ीसा में उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, और उड़ीसा का ये जगह है मयूरभंज और केंदुझर। यहाँ बादाम पहाड़ियाँ हैं और बादाम पहाड़ियों में खदान है और वहीं से लौह अयस्क निकाला जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुणों से युक्त उच्च कोटि का हेमेटाइट लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त किया जाता है। देखिए यही पूछा है, जो उच्च कोटि का हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट नहीं, हेमेटाइट पूछा है। हेमेटाइट जिसमें 50 से 60% लौहांश पाया जाता है। अभी हमने पढ़ा 50 से 60% लौहांश पाया जाता है, 50 से 60% लौहांश पाया जाता है हेमेटाइट में। तो हेमेटाइट कहाँ मिलता है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है नोवामुंडी झारखंड, ऑप्शन बी है बेलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं से जो छत्तीसगढ़ में है, और ऑप्शन सी है कुद्रेमुख कर्नाटक से। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेलाडीला खदानों से। और यहाँ की जो खदानें हैं यहाँ से उच्च कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, और यहाँ के अयस्कों का विशाखापत्तनम से, जो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह है, वहाँ से जापान और दक्षिण कोरिया को निर्यात किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 टन इस्पात बनाने में लगभग कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, और 1 टन मैग्नीज बनाने में 10 किलोग्राम, 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज का हम प्रोडक्शन देखें इंडिया में वर्तमान जो अभी है, जो नया डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर हम प्रोडक्शन देखें मैग्नीज का, तो पहले नंबर पे है एमपी, मध्य प्रदेश, एमपी, यहाँ पे है 33%, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उड़ीसा, तीसरे नंबर पे उड़ीसा। जो करंट में जो है अपडेट डाटा है उसके अकॉर्डिंग मैग्नीज का प्रोडक्शन सर्वाधिक एमपी में हो रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद उड़ीसा में। महाराष्ट्र में 27%, उड़ीसा में 16%।
और अगर हम विश्व की बात करें, ये तो हो गया इंडिया की बात कि इंडिया में मैग्नीज का प्रोडक्शन में कौन सा राज्य अग्रणी है। अगर हम विश्व में देखें तो मैग्नीज के प्रोडक्शन में विश्व में चाइना अग्रणी है, उसके बाद साउथ अफ्रीका है। ये सारी बातें भी पिछले वीडियो में हो चुकी हैं, तो आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के कुल तांबा उत्पादन का लगभग 52% किस खादान से प्राप्त होता है। लगभग 52% किस खादान से प्राप्त होता है। 52% किस खादान से प्राप्त होता है। तांबा पूछा गया है, तांबा का प्रोडक्शन पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है बालाघाट राजस्थान। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि बालाघाट राजस्थान में है ही नहीं। और ऑप्शन बी है बालाघाट मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है सिंहभूम झारखंड, और ऑप्शन डी है खेतड़ी राजस्थान। तो जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश तांबे का आधे से अधिक उत्पादन कर रहा है। 53.36% का प्रोडक्शन, ये उत्पादन पूछा, भंडारण नहीं है, प्रोडक्शन है, उत्पादन है। तो 53.36% अकेले मध्य प्रदेश उत्पादन कर रहा है तांबे का। जबकि इनका भंडारण देखें तो इसका सर्वाधिक भंडारण लगभग 50% के आसपास इसका भंडारण राजस्थान में है। अगर उत्पादन पूछे तो मध्य प्रदेश, अगर भंडारण पूछे तो राजस्थान, और ये उत्पादन पूछा है तो आप बालाघाट मध्य प्रदेश लगाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालाघाट मध्य प्रदेश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खनिज के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है बढ़ती है उसकी गुणवत्ता, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहती है, या ऑप्शन डी है अपघटित होकर नम हो जाती है। तो खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता घटती है। खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उसकी गुणवत्ता घटती है। हमें खनिज संसाधनों को सुनियोजित एवं सतत पोषणीय ढंग से प्रयोग करने के लिए एक तालमेल युक्त प्रयास करना होगा। और ये अल्पजीवी भी होता है खनिज, और एक मूल्यवान संपत्ति है। और जितनी गहराई बढ़ेगी तो लागत भी बढ़ेगी और गुणवत्ता भी घटती जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। चार आपको ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं, और आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन गैर परंपरागत साधन है। तो परंपरागत और गैर परंपरागत साधन अगर देखें तो ये ऊर्जा संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया गया है, परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत साधनों में देखें तो जो लंबे टाइम से जिनका उपयोग चलते आ रहा है, परंपरागत उन्हें कहते हैं। जैसे लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और विद्युत में हम जल विद्युत और ताप विद्युत दोनों ले सकते हैं। जो जल से उत्पादित किया जाता है विद्युत टरबाइन चला के, और जो ताप से विद्युत उत्पादन किया जाता है कोयला चला के, उन दोनों को हम विद्युत में शामिल करेंगे। और गैर परंपरागत साधन की बात करें तो जिनका जैसे सौर ऊर्जा, पवन, ज्वारी ऊर्जा, ये सब, और बायोगैस और परमाणु ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत साधन में शामिल होते हैं। तो प्राकृतिक गैस देखिए, प्राकृतिक गैस गैर परंपरागत साधन है। लकड़ी और उपले गैर परंपरागत साधन है। और ज्वारी नहीं देखिए, प्राकृतिक गैस और लकड़ी व उपले ये परंपरागत साधन है, जबकि ज्वारी और बायोगैस ये गैर परंपरागत साधन है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा तीसरा और चौथा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, एक खनिज के रूप में कोयले का अनेक रूपों में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? एक खनिज के रूप में कोयले का अनेक रूपों में कोयले के अनेक रूप हैं, जैसे पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। और इन रूपों में पाए जाने का मुख्य कारण क्या है? कारण पूछा गया है, मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है संपीड़न की मात्रा। तो जितना संपीड़न होगा उतना ही कोयला धीरे धीरे उच्च कोटि का बनता जाएगा, और जितनी गहराई में पाया जाएगा वो उतना ही उच्च कोटि का कोयला होगा। जैसे एंथ्रासाइट अत्यधिक गहराई में पाया जाता है और सर्वाधिक कठोर और उच्च कोटि का कोयला होता है। दबने का समय, जो जितने अधिक वर्षों तक दबा रहेगा वो उतना ही उच्च कोटि का कोयला होता है। तो इस प्रकार ये तीनों सही हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी सम्मिलित रूप से इसके कारण हैं। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये सरल प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है, जो अपतटीय क्षेत्र है और केंद्र सरकार के अधीन है। और अगर हम तेल के उत्पादन के राज्यों में बात करें तो राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे है। राजस्थान इसमें प्रथम स्थान पे है। दूसरे स्थान पे गुजरात है। और तीसरे स्थान पे असम है। असम में जो डिगबोई भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। डिगबोई के अलावा असम में नहरकटिया तथा मोरेन, हुगरी जन तेल क्षेत्र भी हैं। तो असम सबसे पुराना है। भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र डिगबोई जो असम में है वो है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माने जाने का कारण क्या है? कि प्राकृतिक गैस को पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, इसका कारण क्या है? तो ऑप्शन ए है कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ऑप्शन बी है कम सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, और ऑप्शन सी है पेट्रोलियम से हल्का होना, या ऑप्शन डी पेट्रोलियम से सस्ता होना। तो पेट्रोलियम से सस्ता तो बिल्कुल नहीं है, ये बहुत कॉस्टली है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये कम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, इसलिए ये पर्यावरण के अनुकूल है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जितना ज़्यादा उत्सर्जन होगा पर्यावरण को उतना ही नुकसान होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस खनिज अथवा ऊर्जा संसाधन को प्रति व्यक्ति उपभोग के कारण विकास का सूचकांक माना जाता है? विकास का सूचकांक किसे मान लिया गया है? तो ऑप्शन ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी है कोयला, और ऑप्शन डी है विद्युत। तो आधुनिक विश्व में विद्युत ऊर्जा संसाधन के अनुप्रयोग इतने ज़्यादा विस्तृत हैं कि इनके प्रति व्यक्ति उपयोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। और विद्युत मुख्यतः दो प्रकार से उत्पन्न की जाती है। प्रवाही जल से, जो हाइड्रोकार्बन टरबाइन चलाकर जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, और दूसरा होता है जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पार्वती घाटी मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, पार्वती घाटी मणिकरण है और हिमाचल प्रदेश में है। ये किस प्रकार की विद्युत ऊर्जा की परियोजना है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए है भूतापी परियोजना, ऑप्शन बी है परमाणविक परियोजना, ऑप्शन सी है कोयला आधारित ताप परियोजना, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस आधारित ताप परियोजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतापी ताप परियोजना। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भूतापी परियोजना। भारत में भूतापी परियोजना उत्पादन और दोहन हेतु दो प्रायोगिक परियोजना चलाई जा रही है, जिसमें हिमाचल प्रदेश के मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में चलाई जा रही है।
मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में चलाई जा रही है। और दूसरा है लद्दाख का जो पूगा घाटी है वहाँ पे चलाई जा रही है। पूगा घाटी, पूगा घाटी है लद्दाख में, वहाँ पे चलाई जा रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज समूह आग्नेय तथा कांतरित चट्टानों में प्रमुखता से पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पे इस पे बात किया था कि तांबा, जस्ता और सीसा, तांबा, जस्ता और सीसा ये आग्नेय और कांतरित चट्टानों में पाया जाता है। उनकी दरारों, भ्रंशों और जोड़ों, विद्रों में पाया जाता है। ये पिघल कर जब ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं धरातल में, जब ये गहराई में होते हैं और जब पिघल के अत्यधिक ताप के कारण पिघल के जब ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं तो ये प्रवाहित होने के क्रम में ठंडे होते हैं और आग्नेय चट्टान में दरारों, विद्रों और जोड़ों में ये जम जाते हैं। तांबा, जस्ता, तांबा, सीसा और एक है जिंक। हम लोगों ने जिंक का जब क्वेश्चन किया था तो ये डिस्कस किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, आपको कूट के अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है। तो ऑप्शन पहला कथन है कोयला एवं सोडियम और सादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कोयला और सोडियम और सादी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। कोयला भी और सादी चट्टानों में पाया जाता है। और ऑप्शन सेंटेंस भी है कि बॉक्साइट अपरदन के पश्चात अवशिष्ट चट्टान के रूप में प्राप्त होता है। तो बॉक्साइट अपरदन के पश्चात अवशिष्ट चट्टानों के रूप में प्राप्त होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो बॉक्साइट का खनन होता है वो कैसे होता है कि धरातल के ऊपरी सतह पर जो घुलनशील तत्व होते हैं, घुलनशील पदार्थ होते हैं, वो घुल जाते हैं और बॉक्साइट बच जाता है, बॉक्साइट रह जाता है और फिर उसको निकाल लिया जाता है। और बॉक्साइट से फिर एल्यूमिना बनता है, एल्यूमिना से फिर एल्यूमिनियम बनता है। बॉक्साइट से एल्यूमिना बनता है Al2O3 और फिर इससे एल्यूमिनियम बनता है Al। और तीसरा सेंटेंस है सोना चांदी जलोढ़ के निक्षेप में पाया जाता है। जलोढ़ के निक्षेप में सोना चांदी पाया जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। सोना, चांदी और प्लेटिनम जो है ये जलोढ़ निक्षेप में पाया जाता है। इसमें सभी कथन सही हैं क्योंकि कोयला तथा लौह अयस्क का निर्माण अत्यधिक ऊष्मा एवं दाब के बीच और सादी चट्टानों के रूप में होता है। और बॉक्साइट की बात करें तो चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली जो अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं उससे बॉक्साइट रह जाता है और बॉक्साइट को निकाल लिया जाता है। इस प्रकार बॉक्साइट का निर्माण होता है, उसको निकाला जाता है। और पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल की जो रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये इसी प्रकार के निक्षेप हैं, जलोढ़ निक्षेप हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रेड होल का संबंध किससे है। तो अभी हमने इस पे बात की थी कि रेड होल पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय इलाकों में इस प्रकार का खनन किया जाता है और इस प्रकार के खनन के द्वारा कोयले का उत्खनन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोयला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लौह अयस्क के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा गलत कथन है। गलत है। तो मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क है, तो ये कथन सही है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का अयस्क है, इसमें 70% लौहांश पाए जाते हैं, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, तो ये महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और कथन तीसरा देखें, उड़ीसा में मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। तो इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि उड़ीसा के, अभी पीछे क्वेश्चन हम लोगों ने एक देखा कि उसमें प्रश्न था कि उड़ीसा में जो क्योझर और मयूरभंज है उसमें मैग्नेटाइट पाया जाता है। ये प्रश्न हम लोगों ने हेमेटाइट पाया जाता है, मैग्नेटाइट नहीं पाया जाता है। तो ये प्रश्न हमने पीछे किया, तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। इसका उत्तर हो जाएगा कथन सी,
इसमें पूछा कौन सा गलत है, और दिया गया है कि उड़ीसा में मैग्नेटाइट पाया जाता है। तो उड़ीसा में मैग्नेटाइट नहीं हेमेटाइट पाया जाता है, उड़ीसा में हेमेटाइट पाया जाता है। जो पहला वीडियो है आप उसे ज़रूर देखिएगा, आर्थिक भूगोल का जो पहला वीडियो, उसमें मैंने मैग्नेटाइट कहाँ पाया जाता है और हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है ये मैंने बताया है। जो मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट का 90% भाग दक्षिण भारत में पाया जाता है। दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक का बेल्लारी, कुद्रेमुख यहाँ पाया जाता है, और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। दक्षिण भारत के लगभग सारे जो लॉयस की खदानें हैं उसमें मैग्नेटाइट पाया जाता है। और तमिलनाडु का नवेली छोड़ के, क्योंकि हाँ वहाँ कोयले का उत्खनन होता है, तो 90% जो मैग्नेटाइट का भाग है, 90% मैग्नेटाइट दक्षिण भारत में पाया जाता है। और लगभग 70% हेमेटाइट वो भारत के पूर्वी इलाकों में पाया जाता है, छोटा नागपुर पठार के भागों में पाया जाता है। 70% हेमेटाइट उधर पाया जाता है। तो उड़ीसा भी उसी बेल्ट का है, तो वहाँ पे हेमेटाइट पाया जाएगा। तो इसका उत्तर सी सही होगा क्योंकि इसमें पूछा कौन सा गलत है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस खनिज का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं, पेंट बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो जब हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन देखा था कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना किलोग्राम मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, तब मैंने उसमें बताया था कि मैग्नीशियम का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में भी किया जाता है। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, मैग्नीज। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो लिग्नाइट कोयला का एक प्रकार है लिग्नाइट कोयला। ऑप्शन ए है नवेली, ऑप्शन बी है झरिया, ऑप्शन सी है रानीगंज और ऑप्शन डी है मेघालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवेली। नवेली राजस्थान में है। नवेली तमिलनाडु में है, नवेली तमिलनाडु में है। और लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है। ये भूरा कोयला होता है। ये मुलायम होने के साथ साथ अत्यधिक नमी युक्त होता है। भारत में लिग्नाइट का प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नवेली में है। नवेली कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है नवेली तमिलनाडु में है। और जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इस प्रकार के कोयले का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। और जो गहराई में दबे होते हैं और ताप से प्रभावित होते हैं वो उच्च कोटि का कोयला बिटुमिनस होता है। और बिटुमिनस का वाणिज्यिक प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय जो कोयला है वो बिटुमिनस ही है। और एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है और कठोर कोयला होता है। सर्वोत्तम गुण वाला कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवेली तमिलनाडु में है। नवेली तमिलनाडु में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, आपको कूट के हिसाब से इसका सही उत्तर देना है। तो भारत में पेट्रोलियम टर्सरी युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है। भारत में इसमें बताना है कि कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य कथन है ये बताना है। कौन सा सत्य कथन? तो भारत में पेट्रोलियम टर्सरी युग की सेल संरचनाओं में पाया जाता है। तो ये सही है क्योंकि भारत के अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी युग की सेल संरचनाओं में अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। और तेल धारक परत जो है वो सरंध्र होते हैं और ये अवतल युक्त संरचना होती है। ऐसे दो कठोर चट्टानों के बीच सरंध्र अवतल युक्त चट्टान होती हैं जिसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। और भारत का 63% पेट्रोलियम का उत्पादन बॉम्बे हाई से होता है जो अपतटीय है, केंद्र सरकार के अधीन है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस है भारत में कुल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा हिस्सा गुजरात से प्राप्त होता है। ये कथन गलत है, गुजरात से प्राप्त नहीं होता है। वर्तमान में
अगर राज्यों की बात करें ओवरऑल तो बॉम्बे हाई से सर्वाधिक उत्पादन हो रहा है पेट्रोलियम का भारत में। अगर राज्यों की बात करें तो राज्यों में प्रथम नंबर पे राजस्थान है, तत्पश्चात गुजरात है। राजस्थान, तत्पश्चात गुजरात, उसके बाद असम। तो ये कथन गलत हो जाएगा, दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है अंकलेश्वर गुजरात का महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, तो अंकलेश्वर गुजरात का महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 तथा 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा 1 तथा 3rd। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। 4 बिंदु दिए गए हैं और आपको बताना है कि पवन ऊर्जा के हानिकारक बिंदु कौन कौन से हो सकते हैं। पवन ऊर्जा एक गैर परंपरागत ऊर्जा है। पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है और इसके हानिकारक बिंदु क्या हो सकते हैं, पवन ऊर्जा से क्या हानियाँ हो सकती हैं, ये बताया गया, ये पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है असमाप्य ऊर्जा। असमाप्य ऊर्जा होना ये हानिकारक नहीं हो सकता है, क्योंकि असमाप्य होगा, समाप्त नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है, इससे सतत रूप से ऊर्जा की प्राप्ति होती रहेगी हमें, तो ये हानिकारक बिंदु नहीं है। ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल ध्वनि प्रदूषण होता है इससे, तो ये एक हानिकारक तत्व है ध्वनि प्रदूषण एक ये हानिकारक तत्व है। और तीसरा है कि रेडियो या दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो तीसरा भी हानिकारक बिंदु है। और चौथा है कि जैव व्यर्थ का उत्पादन करते हैं, तो ये किसी भी प्रकार का जैव व्यर्थ का उत्पादन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि हानिकारक बिंदु पूछा है तो इसके हानिकारक बिंदु ध्वनि प्रदूषण होता है। और इसके अन्य हानिकारक बिंदु देखें तो पवन चक्की को स्थापित करने में उच्च लागत की आवश्यकता होती है और ये पक्षियों के लिए हानिकारक होते हैं। पक्षियाँ इनसे टकराने से पक्षियाँ जब इनसे टकराती हैं इन बड़ी बड़ी चक्कियों से, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। और ये रेडियो तथा दूरदर्शन के प्रसार संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस का खनन किस विधि के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है, तो खनन का जो प्रकार है उसमें से किस प्रकार के अंतर्गत प्राकृतिक गैस का खनन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रवेधन। तो प्रवेधन क्या होता है कि धरातल के बहुत नीचे जो खनिज संसाधन होते हैं, धरातल के जो बहुत नीचे होते हैं खनिज संसाधन, जैसे प्राकृतिक गैस, और इनके लिए गहन कूपकों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार के खनन को प्रवेधन कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस का जो खनन किया जाता है वो प्रवेधन के द्वारा किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अन्य की बात कर लेते हैं हम। ऑप्शन बी जो है विवृत खनन को देखें तो विवृत खनन क्या होता है, जो कम गहराई वाले खनिज होते हैं, जो पृथ्वी के जो कम गहराई वाले खनिज होते हैं, पृथ्वी के जो धरातल या पृष्ठीय सतह पर जो पाए जाते हैं, जो पृष्ठीय सतह पर ही पाए जाते हैं, उनका खनन किया जाता है। जैसे बॉक्साइट का खनन किया जाता है इससे। और आखनन देखें, ये ऑप्शन डी आखनन क्या होता है कि धरातल की जो सतह के निकट होते हैं खनिजों का आखनन किया जाता है, आसानी से इनको खोद कर निकाल लिया जाता है, जो एकदम ऊपरी सतह पे पाए जाते हैं। और कूपिकी खनन की देखें तो कूपिकी खनन में क्या होता है कि गहराई में जो खनिज होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक कूप की तरह खोद कर एक कूप की आकृति का निर्माण हो जाता है खनन करते हुए। तो जो अत्यधिक गहराई में जो खनिज होते हैं उनके लिए कूपकी खनन किया जाता है। और प्राकृतिक गैस के लिए प्रवेधन किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लद्दाख में पाया जाने वाला जो यूरेनियम का भंडार लद्दाख में पाया जाता है, ये किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है। तो लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है वो संभाव्य संसाधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऑप्शन बी संभाव्य संसाधन का उत्कृष्ट उदाहरण है। संभाव्य संसाधन वे होते हैं, अब क्या होते हैं संभाव्य संसाधन ये जान लीजिए,
कि ऐसे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती और इस समय, या फिर ज्ञात नहीं है, जिनकी संपूर्ण संभावना है कि आगे ज्ञात होगी, अभी नहीं ज्ञात है, जिनमें संभावना दर्शाई जाती है, उन्हें संभावित संसाधन कहते हैं। जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और इस समय जिसका प्रयोग भी ज्ञात नहीं हुआ है, लेकिन आगे कुशल प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से भविष्य में इन्हें प्रयोग लायक बनाया जा सकता है। इस प्रकार इसका उत्तर बी सही हो जाएगा, संभाव्य संसाधन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, वायुमंडल में ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। वायुमंडल में जो पाए जाने वाली गैसें हैं, अगर हम उनका प्रतिशत में देखें तो नाइट्रोजन 78.03% पाया जाता है, ये परसेंट में है, ये प्रतिशत में है। ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 20.99%, ये भी प्रतिशत में है। उसके बाद आर्गन पाया जाता है, ऑर्गन 0.94% पाया जाता है। तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%। ये आप डाटा लिखते जाइएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते हैं मिलान के लिए कि कौन कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप ये लिखते जाइएगा। अगर अभी आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को पीछे करके आप फिर से देख लीजिए, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन 0.01% पाया जाता है। और नियान पाया जाता है, इधर लिख देते हैं, नियान पाया जाता है 0.0018%, इतना नियान पाया जाता है। हीलियम की देखें, हीलियम देखें तो हीलियम 0.0005% पाया जाता है, 0.0005% पाया जाता है। क्रिप्टॉन को देखें तो क्रिप्टॉन देखें तो क्रिप्टॉन 0.0001% पाया जाता है, 1% पाया जाता है। वहीं जेनॉन के देखें तो जेनॉन 0.000050% पाया जाता है, ये जेनॉन है। और ओजोन देखें तो ओजोन वायुमंडल में जो निचली परत है क्षोमंडल, उसमें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं, जिसे बैड ओजोन कहते हैं। ये मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। आपने परसेंटेज वाइज सबकी मात्रा देख लिया है और आप लिख भी लीजिएगा। दूसरा कथन देखें तो हरित गैसें लघु तरंगी विकिरण का ज़्यादा अच्छी तरीके से अवशोषण करती हैं, इन्हीं के प्रभाव से पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ये कथन गलत है, क्योंकि हरितगृह गैसें लघु तरंगे नहीं बल्कि दीर्घ तरंगों का अच्छी तरीके से अवशोषण करती हैं। लघु तरंगे जो सूर्य है, सूर्य से जो आने वाली तरंगे हैं, इन्हें लघु तरंगे कहते हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी से जब पार्थिव विकिरण निकलता है तो इन्हें दीर्घ तरंगे करते हैं। और इन्हीं पार्थिव विकिरण को हरित गैस रोक लेती है। हरित गैस की एक लेयर बनी होती है और ये इसे रोक लेती है, वापस जाने नहीं देती है, इनके तापमान को, ऊष्मा को वापस जाने नहीं देती है और वायुमंडल को गर्म करती है। तो ये दूसरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है, ऑप्शन ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में कौन कौन से तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं।
तो ऑप्शन ए है चूना, लौह एवं नाइट्रोजन। ऑप्शन बी है पोटास, फास्फोरस और मैग्नीशियम। ऑप्शन सी है चूना, लौह, पोटास, जैव पदार्थ। और ऑप्शन डी है चूना, लौह, मैग्नीशिया, एल्यूमिना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चूना पाया जाता है काली मृदा में। काली मृदा में देखिए, काली मृदा में चूना पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, मैग्नीशियम और एल्यूमिना पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, आपको असत्य कथन बताना है। आपको इसमें असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन है नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। तो मैदानी और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी शैल समूह में धात्विक खनिज जैसे अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। और खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो ये वाला कथन सही नहीं होगा, असत्य नहीं है, ये कथन बिल्कुल सही है। ये कथन बिल्कुल सही है। और पूछा गया असत्य, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसमें अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। और दूसरा क्या है कि कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन थर्ड है कि स्विट्ज़रलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में कोई भी खनिज नहीं पाया जाता है। तो जो यूरोप में लोहा, तांबा, सीसा आदि के पर्याप्त भंडार मिलते हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड भी यूरोप में है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं पाया जाता। अभी तक नहीं पाया गया है। संभावना हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई भी खनिज स्विट्ज़रलैंड में नहीं पाया गया है। तो ये तीनों कथन सही हैं। और पूछा गया कौन सा असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं असत्य है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि काला सोना की उपमा किसे दी जाती है। तो सरल सा प्रश्न है, इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। काला सोना की उपमा पेट्रोलियम को दी जाती है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। सोना जैसे महंगा होता है, पेट्रोलियम भी महंगा होता है। और पेट्रोलियम काला होता है, तो इसलिए काला सोना की संज्ञा दी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया। पूछा कौन सा सत्य नहीं है, कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात कौन सा असत्य है, ये पूछा गया है। तो और दूसरा है उच्च ज्वारभाटा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में होता है। उच्च ज्वार का उपयोग तो होता है विद्युत उत्पन्न करने में, उच्च ज्वार का उपयोग होता है, भाटा का उपयोग नहीं होता। तो ये कथन असत्य है। और तीसरे कथन को भी हम देख लेते हैं। तीसरा कथन है कि यूएसए में विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। तो ये बात बिल्कुल सही है। यूएसए अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, इसमें विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ये बिल्कुल सही है। पहला भी बिल्कुल सही है। विश्व में ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में है। फ्रांस में फंडी की खाड़ी है, फंडी की खाड़ी, वहाँ उधर ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन बनाया गया है फंडी की खाड़ी के पास। तो पहला सही है, तीसरा सही है। और पूछा है कि कौन सा गलत है, कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी गलत है। तो ऑप्शन बी दूसरा सेंटेंस गलत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला पवन और सौर ऊर्जा चालित बस अड्डा कहाँ पर स्थापित है। विश्व का पहला पवन और सौर ऊर्जा चालित बस अड्डा कहाँ है, तो ऑप्शन डी सही है। इसमें से कोई नहीं, एक भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि विश्व का प्रथम सौर और पवन ऊर्जा चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है। स्कॉटलैंड में है। पवन ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक देश नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए तथा स्पेन है। और पवन ऊर्जा एक असमाप्य स्रोत है।
पवन चक्कियों के प्रयोग से पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड, जो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो इसलिए उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है, बालाघाट हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। बालाघाट तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि बालाघाट तांबे के लिए फेमस है। तांबे के लिए फेमस है और यहाँ से 53% तांबे का उत्पादन होता है बालाघाट मध्य प्रदेश से। 53% तांबे का उत्पादन होता है बालाघाट से। तो ये बात गलत है, हीरे के उत्पादन के लिए फेमस नहीं है हीरे। और दूसरा, ये गलत हो गया। दूसरा पूछा है, मझगवा मैग्नीज भंडारों के लिए फेमस है। तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि मझगवा जो है, मझगवा ये पन्ना ज़िले में है। पन्ना ज़िले में है और आप सभी जानते होंगे कि पन्ना ज़िला मध्य प्रदेश का हीरे की खानों के लिए फेमस है। तो मैग्नीज के लिए फेमस नहीं है, हीरे की खान के लिए फेमस है। तो दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ना तो 1 ना तो 2 सही है, अर्थात दोनों गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न के तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई और सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ऑथेंटिक हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो आप और जो भी मैंने बताया वो आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।